बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। हेल्दी पाकिस्तान की तरफ से हर्बल मेडिसिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे साथ रब्ता करें 0303 213 2223 पर और अपने मजाज की तशख़ीस करवाएं और अपनी बीमारी की तशख़ीस मुकम्मल करवाएं। जब तक बीमारी की तशख़ीस मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक किसी किस्म का नुस्खा मत इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो ये मेरी हर वीडियो में गुजारिश होती है, तो काइंडली इस गुजारिश को सुन लिया करें और उसके बाद फिर आगे वीडियो का इंतज़ार किया करें और वीडियो को मुकम्मल वाच किया करें। हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं 0303 213 2223 पर और अपनी बीमारी और मजाज की तशख़ीस मुकम्मल करवा कर अपनी दवाई का और ग़िज़ा का इलाज शुरू करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। एच पाइलोरी क्या होता है, मैदा का अल्सर, शदीद दर्द, आंतों की सोजिश, ज़ख़म और खून का आना, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी इलामात क्या होती हैं और आज इसका गारंटी शुदा इलाज आपके साथ शेयर करेंगे। 100% गारंटी शुदा इलाज है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा और कोर्स है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप हमारे साथ मंगवा भी सकते हैं रब्ता करके 0303 213 2223 पर, व्हाट्सएप पे, ईमो पे या कॉल और SMS करके आप हमारे साथ रब्ता करके ये नुस्खा मंगवा सकते हैं या आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ये हम आपके साथ इसके अज्जा भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एच पाइलोरी जो है वो क्या होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को उर्फ़ आम में एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहा जाता है। हेली का मतलब स्पाइरल शक्ल और पाइलोरी से मुराद मैदा और टेडेनम यानी कि मैदे और छोटी आंत वाला हिस्सा होता है। इसे छोटी आंत का अल्सर भी कहते हैं। मैदे का जो अल्सर होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहलाता है। चूँकि ये बैक्टीरिया निज़ाम हाजमा के दो अहम आज़ा मैदा और छोटी आंत के हिस्सा टेडेनम में सोजिश, इन्फेक्शन और अल्सर करता है, इसलिए इस बैक्टीरिया और इस मर्ज़ और लोकेशन की मुनासबत से इसे एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कहा जाता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया को 1982 में दो ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों रोबन वान और बैरी मार्शल ने दरियाफ्त किया और ये दावा किया कि मैदे के अल्सर, मैदे के इन्फेक्शन और आंतों के इन्फेक्शन का सबब ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, जबकि इससे पहले मेडिकल साइंस में ये समझा जाता था कि मैदे का अल्सर तेज़ मसाले वाले खाने खाने से ही होता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया की दरियाफ्त और मैदे के अल्सर इन्फेक्शन के मौजब की तशख़ीस पे इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों को 2005 में नोबल इनाम से भी नवाजा गया। ये ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। इनकी इस दरियाफ्त के बाद मैदे के अल्सर, गैस्ट्राइटिस, आंतों के ज़ख़म, मैदे की सोजिश और कैंसर का मौजब एच पाइलोरी को ही माना जाता है। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का एक बैक्टीरिया होता है जो आम पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, जो मैदे या आंतों में जाकर अंदरूनी झिल्ली को मुतासर करता है, जो बाद में इन्फेक्शन की वजह से ज़ख़म यानी अल्सर का सबब बनता है, जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। और मैदे की लाइनिंग की सोजिश, मैदे की लाइनिंग की जो सोजिश होती है या इन्फेक्शन है उसको गैस्ट्राइटिस भी कहा जाता है। इस तरह का क्रॉनिक अल्सर इलाज ना करवाने की सूरत खुदा न खास्ता मैदा या आंतों में कैंसर का सबब भी बन सकता है या दूसरी कोई और पेचीदगी पैदा करता है। ये अपनी एक ख़ास साख्त यानी स्पाइरल शक्ल यानी स्पेरिंग की तरह इसकी बॉडी शेप होती है, जो निज़ाम हाजमा की अंदरूनी झिल्ली के अंदर पैवस्त हो जाते हैं और ऊपर उसके मैक्स वॉल की वजह से हमारे दिफाई निज़ाम के खुलियों के वार से बच जाते हैं। इस तरह ये मैदे के अंदरूनी झिल्ली को वक़्त के साथ साथ मुतासर करते रहते हैं, जो बाद में ज़ख़म गहरा होकर अल्सर बन जाता है, जिसे उर्फ़ आम में नासूर भी कहते हैं, यानी कि ऐसा पुराना ज़ख़म जो जल्दी ठीक ना हो। एच पाइलोरी बैक्टीरिया फैलता कैसे है? कहा जाता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया हज़ारों साल से इंसानों को मुतासिर कर रहा है।
लेकिन इसके फैलने की बड़ी वजह एक मुतासरा शख्स के मुंह से दूसरे सेहतमंद शख्स के मुंह में मुंतकिली है। ये फैलाव बोसोकनार करने से या मुतासरा शख्स के बाथरूम जाने के बाद हाथ न धोने की वजह से किसी पीने के बर्तन को पकड़ने या किसी और खाने को आलूदा करने से भी फैल सकता है, या पहले से एच पाइलोरी से आलूदा पानी पीने से भी फैल सकता है। इसके फैलने की एक दूसरी बड़ी वजह सर्जिकल आलात को स्टेरिलाइज्ड या डिसइंफेक्ट ना करने की वजह भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो आलूदा औजार या एंडोस्कोपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस अगर ठीक से स्टेरिलाइज्ड नहीं की गई हो तो दूसरा फर्द जो भी अभी सेहतमंद है सिर्फ शक्को तशखीस की वजह से इसको भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह डेंटिस्ट के औजार अगर स्टेरिलाइज्ड नहीं किए गए तो भी एच पाइलोरी और हेपाटाइटिस जैसे मूजी अमराज के वायरस भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसलिए हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ही अहमियत है, वरना बीमारियों का इलाज करने वाले बीमारियों के फैलाव का भी मूजब बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने इसकी एक वजह बयान की थी कि जो रेवड़ियाँ फ़रोख्त करने वाला होता है या ऐसे खाने फ़रोख्त करने वाला होता है या होटलों पे चाय और पानी के बर्तन होते हैं, ये भी एच पाइलोरी के फैलने का सबब बन सकते हैं, क्योंकि इन रेडी वालों के पास एक ही बाल्टी होती है और होटल पे एक ही टब होता है जिसमें बर्तन को डालकर निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर अगर किसी मुतासरा शख्स ने किसी बर्तन में चाय पी, पानी पिया, मुंह लगाया तो भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन बन सकते हैं। इसलिए रेडी वगैरह पे खाने और डिस्पोजल कप या थाली में देने चाहिए, और अगर इस तरह है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वही बर्तन बार बार उसी पानी में अगर धुल रहे हैं तो फिर वो नुकसानदेह हैं, लिहाजा इससे अपने आप को हिफाजत करनी चाहिए। इससे एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मैदे के या आंत के अल्सर की इलामात क्या होती हैं, वो इलामात आपके साथ शेयर करते हैं कि मैदे की जलन, डकार, अबकाइयाँ, खट्टे डकार, मतली, उल्टी, भूख का ना लगना, वज़न का कम होते चले जाना, खाना खाने से आराम आ जाना या खाने के खट्टे डकार वगैरह, और दोबारा खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर जलन का शुरू हो जाना, पखाने में खून का आना और खून की कमी वगैरह। इसलिए जब भी पखाने में खून की शिकायत हो या उल्टी आए या ज़्यादा तकलीफ़ हो तो फौरी मुआलिज से रब्ता करें। एच पाइलोरी इन्फेक्शन का किस उम्र के लोगों का ज़्यादा शिकार पाया जाता है, तो असल में इस इन्फेक्शन का शिकार वो लोग हैं जो बाहर होटलों का खाना खाते हैं, आलूदा पानी पीते हैं, और अक्सर बच्चे जो पर्सनल हाइजीन से नावाकिफ़ होते हैं। ये बीमारी इन इलाकों में पाई जाती है जहां लोग खुले खाने रेडियों और ठेलों वगैरह पे खाते हैं, और सीवरेज लाइनें लीकेज का शिकार होती हैं, पानी आलूदा और गंदा होता है, लोग हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन की तशख़ीस कैसे होती है? इसकी तशख़ीस के लिए इन्फेक्शन की तशख़ीस बहुत ही इसकी आसान है। अगर आपको मैदे की तकलीफ़ 1 माह से ज़ायद है और दवा खाने से अफाका नहीं हो रहा तो डॉक्टर आपको मंदरजा झैल मेडिकल टेस्ट भी करवा सकता है, जिसमें पखाना का टेस्ट है, खून का टेस्ट है, एंडोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड है, मुंह की बदबू का मुआयना वगैरह और फिज़िकल मुआयना भी इसमें शामिल है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन की पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं? अल्सर जैसे नासूर भी कह सकते हैं, यानी वो काफ़ी पुराना ज़ख़म बन जाता है जो मैदे की दीवार पे होता है। इस ज़ख़म की वजह से खून अंदरूनी ब्लीडिंग करता है। कोई ट्यूमर भी बन सकता है। अगर ट्यूमर मैदे और डेविडेनम के पास है या डेविडेनम के अंदर बन गया तो खाने का रास्ता भी रुक सकता है। हमारे पेट की लाइनिंग झिल्ली जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, इसकी भी इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। पुराना अल्सर अगर इलाज से बेहतर ना हो तो कैंसर भी बन सकता है। इसलिए एच पाइलोरी का फौरी इलाज करना चाहिए। और हमारा इसमें तिब्बी इलाज कैसे मुमकिन होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर अंग्रेज़ी एलोपैथी में अगर देखें तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती हैं, और मैदे की तेज़ाबियत को कम करने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं ताकि एंटीबायोटिक्स बेहतर तौर पे काम कर सकें। ये इलाज मरीज़ के मर्ज़ की कैफियत, मेडिकल हिस्ट्री पे मुनहसर होता है।
इस तरह इसका होम्योपैथिक इलाज भी किया जाता है और हम आपके साथ शेयर करते हैं इसका देसी और हर्बल इलाज, जिसमें जो है बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट देने वाला इलाज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर खानों की बात की जाए इसके साथ, तो मरीज़ को चाहिए कि जैतून का तेल इस्तेमाल करे, दही का इस्तेमाल करे, खानों में मिर्च मसाले बिल्कुल कम इस्तेमाल करे, काली मिर्च का इस्तेमाल करे, अदरक का इस्तेमाल करे और पानी में जो इंतहाई अहम है साफ़ पानी पिए और अपने जो है बाहर का पानी, होटल का पानी, शादी हाल वगैरह का पानी हमेशा के लिए रोक दे और मिनरल वाटर की बजाय आप घर से गर्म पानी करके बॉयल करके अच्छी तरह फिर ठंडा करके उसकी बोतल आप अपने साथ रखें, वो आप इस्तेमाल करें। अपने खानों में कलवंजी, पुदीना, हल्दी, सौंफ और अजवाइन वगैरह का अक्सर इस्तेमाल करें और इंजीर का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर हम आपके लिए एक स्पेशल जो नुस्खा हमने तैयार किया हुआ है इस हवाले से 100% रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा हाज़म है, नुस्खा आब हयात है, इस हवाले से वो आपके साथ भी शेयर करते हैं, उसके अज़ा भी शेयर करते हैं, उसकी तैयारी का तरीका भी आपके साथ शेयर करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इससे फ़ायदा भी हासिल करें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन जो है 50 से 60% लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। तो आप इसे बहुत से लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और आप भी फ़ायदा हासिल करें। तो इस नुस्खा के अज़ा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। नुस्खा आब हयात के जिस तरह इसका नाम है उसी तरह इसका काम है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट देने वाला, गारंटी शुदा साल का रिज़ल्ट देने वाला ये नुस्खा है। इसके अज़ा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप ये ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं और अगर तैयार हमसे मंगवाना चाहें तो हमसे ये 2 सूरतों में आप मंगवा सकते हैं। इसका सफ़ूफ भी मंगवा सकते हैं और इसकी जो है मुकम्मल तैयार माजून भी मंगवा सकते हैं। दोनों तरह से आप मंगवा सकते हैं। हमारे साथ रब्ता करें 0303 213 2223 पर कॉल करें, SMS करें या व्हाट्सएप पे, ईमो पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अज़ा आप सुन लें, स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। कलवंजी इसमें आपने 50 ग्राम लेनी है, हल्दी इसमें 100 ग्राम लेनी है, सौंफ इसमें 100 ग्राम लेनी है, अजवाइन देसी इसमें 50 ग्राम डालनी है, नौशादर इसमें 50 ग्राम डालनी है, गंधक आंवला सार इसमें 100 ग्राम डालनी है। इसी तरह पुदीना खुश्क 100 ग्राम, रेवंद खताई 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम डालनी है, फिलफिल दराज 50 ग्राम डालनी है और शहद छोटी मक्खी का जंगली शहद होना चाहिए, छोटी मक्खी का फार्मी नहीं होना चाहिए, ये इसमें 750 ग्राम डालना है। एक दफ़ा फिर इसके अज़ा आप देख लें, सुन लें। कलवंजी 50 ग्राम लेनी है, हल्दी 100 ग्राम लेनी है, सौंफ 100 ग्राम लेनी है, अजवाइन देसी 50 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम, गंधक आंवला सार आपने 100 ग्राम लेनी है, पुदीना खुश्क देसी पुदीना होना चाहिए, जंगली पुदीना नहीं इस्तेमाल करना, 100 ग्राम लेना है, रेवंद खताई 100 ग्राम लेनी है, काली मिर्च आपने 50 ग्राम लेनी है। इसी तरह फिलफिल दराज जो है वो 50 ग्राम लेंगे और शहद छोटी मक्खी का जंगली शहद आपने 750 ग्राम लेना है। ये वो अज्जा थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इन अज्जा को आपने अच्छी तरह किसी भी पंसारी की दुकान से ये चीज़ें मिल जाएंगी। पुदीना आपने कोशिश करनी है कि घर से लें और किसी घर से अच्छी मिल जाएगा और जो इसके पत्ते हैं वो तोड़ के खुशक करें और खुशक कर लें साए में और फिर वो 100 ग्राम आपने लेने हैं। इसी तरह तमाम अज्जा आप ले लें किसी पंसारी की दुकान से, अलग-अलग वज़न करवाएं और अलग-अलग साफ़ करें। वज़न एक्स्ट्रा करवा लें आप, चाहे डबल कर लें वज़न, लेकिन जब इनका सफ़ूफ बनाना शुरू करना है तो अलग-अलग इन्हें कूटना है, हावन दस्ता की मदद से कूटना है, क्योंकि ग्राइंडर में ये अज्जा जल जाते हैं फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। तो अलग-अलग आप इन्हें कूटना है, कूट के अलग-अलग इनके सफ़ूफ बनाते चले जाएं और ऐसे सफ़ूफ बारीक बनाएं कि फूंक मारने से ये राख की तरह उड़ सकें। तो ये तमाम अज्जा के अलग-अलग सफ़ूफ बनाकर आप तैयार करके रख लें और फिर इन सफ़ूफ को जब आपस में मिक्स करना है तो उससे पहले इनका आखिरी दफ़ा फिर वज़न करना है और वज़न
تب پورا کرنا ہے۔ پنسار کی دکان سے لے کے آئیں تو ایکسٹرا لے کے آئیں، لیکن جب یہ صفوف بنا کر رکھ لیں اور اس کے بعد پھر انہیں مکس کرنا شروع کریں گے تب ان کا وزن کرنا ہے علیحدہ علیحدہ، اور اس وقت کا جو وزن ہے وہ فائنل وزن کنسیڈر کیا جائے گا، اور وہ وزن لے کر آپ جو شہد ہے اس کے اندر انہیں ملانا شروع کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مکس کرتے چلے جائیں، کسی کھلے برتن کے اندر مکس کریں تاکہ کھلے جار کے اندر مکس کریں تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو سکیں، اور پھر انہیں 7-8 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر 10 منٹ تک اچھی طرح اسے مکس کریں، اور پھر مزید 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اسے مکس کریں۔ یہ تقریباً 24 گھنٹے کا پروسیس ہے، اور پھر مکس کرنے کے بعد اسے ایک مرتبہ 24 گھنٹے کے لیے پھر رکھ دیں، اور جب 48 گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ پھر اسے اچھی طرح مکس کریں، اور خوب 5 سے 10 منٹ تک اچھی طرح مکس کریں، یکجان ہو جائیں، یہ شہد بھی اچھی طرح رچ بس جائے ان اجزاء کے اندر، یہ اجزاء بھی اچھی طرح ان کے اندر شہد کے اندر مکس ہو جائیں، تو پھر یہ ایک معجون کی شکل اختیار کر لیں گے، اور اس معجون کو آپ نے پھر 2 چمچ صبح، 2 چمچ دوپہر اور 2 چمچ رات کو آپ کھانا کھانے سے کم از کم 1.5 گھنٹہ بعد استعمال کریں، یا پھر کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں، اور نیم گرم پانی کے ساتھ آپ انہیں استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ زیتون کا تیل آپ استعمال کریں غذاؤں کے اندر، جو ہے آپ صبح شام کی جو کھانے ہیں اپنے غذائیں ہیں ان میں کلونجی، پودینہ، ہلدی اور سونف کا استعمال کثرت سے کریں، ادرک کا استعمال کریں، اس میں کثرت کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ اس نسخہ کے اندر آپ ادرک جو سونڈ ہے وہ بھی 100 گرام آپ اس میں ساتھ شامل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ اس میں ساتھ ملا سکتے ہیں، اور تیز اور ترش مسالہ جات سے آپ اوائڈ کریں، کالی مرچ استعمال کریں، اور سرخ مرچ مکمل طور پہ بند کر دیں۔ آپ اس نسخہ کو 1 مہینہ استعمال کر لیں، 30 دن کا استعمال آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو آپ کی یہ بیماری ہے معدے کے السر کے حوالے سے، معدے کے زخم کے حوالے سے، معدے سے خون آنے کے حوالے سے، اور ایچ پیلوری کا جو مرض ہے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا، اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ مکمل واچ کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔